नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक और विकास। और अगले 1.5 घंटे हम आपके साथ बने हुए हैं, जहां हम ना ही सिर्फ आपको बताएंगे क्या होनी चाहिए आपकी आज के लिए बाजार पर रणनीति, बल्कि आपको कल के लिए भी तैयार कराएंगे। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद जरूर होंगे, बट आज का सत्र देखें तो ऊपरी स्तरों से बिकवाली हावी होती हुई दिखी है और आज हमने लगभग पूरा दिन ही लाल निशान में बिताया है। निफ्टी 50 ने जब शुरुआती सत्र में 25,700 तोड़ा, उसके बाद लगातार हम उन्हीं लेवल्स के नीचे आते हुए दिखे और साथ ही निफ्टी बैंक में भी लगभग 200 अंकों की गिरावट। बट दिन भर जो है हमने खबरों का सिलसिला जरूर देखा, चाहे वो एचएएल से जुड़ी खबरें हों, पीबी फिनटेक या फिर ढेर सारे नतीजे, इन सब पर करेंगे चर्चा। बट उसके पहले आपको बता देते हैं कि अगले 1.5 घंटे वो कौन से ऐसे खास सेगमेंट्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर और आपके लिए आएंगे कमाई के मौके। तो सबसे पहले 2:05 पर हम समझेंगे एफएनओ की स्ट्रैटेजी, किस तरीके का डेटा बिल्टअप हो रहा है, क्या करना चाहिए अभी फिलहाल आपको, ये सब पर विस्तार से चर्चा होगी 2:05 पे। फिर हम लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा क्लोजिंग ट्रेड्स। 2:10 पर हो जाएगा तैयार। ठीक 2:10 पर हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे कहां पर हैं उनकी आज की कॉल्स। फिर उसके बाद लेकर आएंगे आपके लिए ऑप्शंस का चैंपियन। फिर 3 बजे मार्केट्स एट 3, 3:10 पे बीटीएसटी और एसटीबीटी आइडिया समझेंगे। और आखिरी में जाते जाते आपको बड़े ट्रिगर्स मार्केट के लिए आने वाले समय में क्या रहेंगे वो भी बताएंगे 3:20 पे। पर चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार मार्केट्स की बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं, किस तरीके का एक्शन फिलहाल देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 लगभग 150 अंक फिसलकर 25,650 के पास। वहीं निफ्टी बैंक में भी लगभग 250 अंकों की गिरावट आज के सत्र में हम देख रहे हैं। जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं आज उनसे कोई भी सपोर्ट नहीं आ रहा है, जिसमें निफ्टी बैंक का टॉप लूजर आज इंडसइंड बैंक बनकर उभरा है। मेटल, फार्मा और रियल्टी शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाया। अभी कुछ समय पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज के भी नतीजे आए, वो भी इंडेक्स को कुछ भी सपोर्ट देने का काम नहीं कर पाए। दिव्यानी इंटरनेशनल काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज के सत्र में हमने देखा भी था कि आज एलारा का इस पे अपग्रेड आया था और 7% का उछाल आप इस काउंटर में देखेंगे। इसके अलावा मजबूत नतीजों से फोर्स मोटर्स में 6.5% की तेज़ी दिखाई दे रही है। और जी हाँ, लगातार ये काउंटर भी ऊपर ही चलते हुए हमें दिख रहा है। चलिए, ये थी बाजार की बड़ी बातें, जहां पर हम समझ रहे हैं किस तरीके का सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें दिख रहा है। बट अब और जानकारी लेते हैं कि कौन से हैं वो काउंटर्स जहां पर फिलहाल काफ़ी अच्छा एक्शन है, और विकास से समझेंगे। विकास, कहां पर है आपकी नज़र, कौन से काउंटर्स हैं बस करते हुए? बिल्कुल। सो देखिए, सबसे ज्यादा एक्शन जो है ना मेटल में हो रहा है। काफी दिनों से लगातार तेजी चलती आ रही थी। आज फाइनली जो है वो मेटल शेयर जो थोड़े ठंडे होते हुए दिख रहे हैं। एक तो सिल्वर का भी असर है कि सिल्वर में गिरावट है, उसका असर है। तो हिंद जिंक वहां से टूट रहा है, हिंद कॉपर वहां से टूट रहा है, वेदांता पे भी गिरावट है। आप मेटल शेयरों पर देखिए, ओवरऑल जो पैक है मेटल का वो आज कमजोरी दिखा रहा है। हिंद जिंक, वेदांता, नाल्को, हिंद जिंक, हिंद कॉपर, ये सारे शेयर जो है वो आज अच्छी खासी गिरावट दिखा रहे हैं। 4 से 6% तक के आसपास की गिरावट यहां देखने को मिल रही है इन सारे शेयरों में। उसके अलावा अगर आप रियल्टी शेयरों में देखिए तो पिछले 2-3 दिनों से दबाव यहां देखने को मिल रहा है। हालांकि अनंतराज वगैरह शेयर अच्छे खासे चढ़े थे। जब वो डेटा सेंटर को लेकर अनाउंसमेंट बजट में हुई थी तब अच्छी खासी तेजी वहां देखने को मिली थी, लेकिन अब जो है वो थोड़ा मुनाफा वसूली का शिकार होते हुए दिख रहे हैं। ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, अनंतराज आपको देखेंगे तो गिरावट में दिखेंगे। 1 से 3-3.5% तक की गिरावट यहां देखने को मिलेगी। अच्छे नतीजों से 2 कंपनियों में अच्छी खासी तेजी आज देखने को मिल रही है। एक है फोर्स मोटर्स, करीब 6% की तेजी है वहां पे, और यूनो मिंडा 1.5% के आसपास की तेजी है। फोर्स मोटर्स का जो रेवेन्यू है वो 12-13% बढ़ा है, और मुनाफे में तो बहुत ही शानदार जंप देखने को मिला है 266% का। यूनो मिंडा भी अगर आप देखेंगे तो मुनाफा जो है वो 254 करोड़ से बढ़ के 300 करोड़ हो गया है। तो यहां भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। नतीजों के पहले कुछ कंपनियों के शेयर जो है वो इस वक्त गिरावट दिखा रहे हैं। वहां पे कमजोरी देखने को मिल रही है। वो है आवास फाइनेंसियर्स, जेके पेपर और जेएम फाइनेंशियल। यहां 2 से 4%, 5% तक की गिरावट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले ये गिरावट देखने को मिल रही है। पराग मिल्क फूड्स, नतीजे आए, नतीजे अच्छे नहीं रहे, कमजोर नतीजे थे, और उसकी वजह से आप देखेंगे 7% के आसपास की गिरावट इस शेयर में आपको देखने को मिलेगी। इस वक्त 244 के आसपास का भाव चल रहा है। पराग मिल्क फूड्स की बात कर रहे हैं। एचएएल
लगातार खबरों में है, 2 दिनों में शेयर जो है वो 12% टूट गया है। मॉर्गन स्टैनली ने आज सुबह सुबह जो है वो अंडरवेट की रेटिंग भी दी, टारगेट भी घटा के 3300 के आसपास का कर दिया। पहले 5000 के आसपास का टारगेट था उनका, टारगेट भी कट किया। इस वक्त 4000 के आसपास भाव है, 4% की गिरावट। हालांकि एचएल ने एमका फाइटर जेट वाले प्रोग्राम की खबर पर यह कहा है कि उनको अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन मार्केट में तो ये खबर है और उसका असर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम एक्शन है जो आपको आज के मार्केट में बजिंग एक्शन है, जो तमाम शेयरों और सेक्टर्स पर ये एक्शन है। लेकिन एक काम करते हैं, मार्केट की स्ट्रेटजी भी समझ लेते हैं कि इस वक्त चलिए मार्केट में भले ही गिरावट है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको किन लेवल्स पर ध्यान देना है, निफ्टी में किन लेवल्स पर ध्यान देना है। बैंक निफ्टी में अभिषेक हमारे सहयोगी आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि इस वक्त आपको मार्केट में क्या करना चाहिए। अभिषेक, क्या करें इस वक्त मार्केट में? 150 अंकों की गिरावट निफ्टी में है। बिल्कुल विकास, देखिए बाजार थोड़ा कमजोर आपको जरूर नजर आएगा। 3 दिनों की लगातार तेजी हम देख चुके थे, लेकिन अभी भी दिक्कत की बात यह है कि एफआईज का पार्टिसिपेशन बाजार में आ नहीं रहा है। कल हमने बहुत ही छोटा आंकड़ा देखा है और अभी भी अगर आप लॉन्ग होल्डिंग देखेंगे तो 20% के नीचे है। हम उम्मीद करके चल रहे थे कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर बाइंग आएगी, वो सारी चीजें मिसिंग है। तो क्या एफआईज वेट कर रहे हैं कि भारत अमेरिका के बीच में एफटीए साइन हो जाए, फॉर्मली उसका अनाउंसमेंट हो जाए? क्योंकि अभी तक तो ये सारे बयानों में है। ट्रम्प ने कुछ कहा, फिर पीएम मोदी ने उसका स्वागत कर दिया, बाजार उस पर थोड़ा बम हो भी गया। लेकिन एफआईज कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और एफआईज वेट इस बात का भी कर रहे हैं कि ये अर्निंग सीजन खत्म हो, एक क्लियर पिक्चर निकल के सामने आए और उसके बाद वैल्यूएशन वगैरह को रीअसेस करेंगे और फिर अपनी कॉल लेंगे। लेकिन आज क्लियरली प्रॉफिट टेकिंग है, ज्यादा बाजार में चिंता की बात नहीं है। हम थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो रहे थे और उत्साह के चलते उम्मीद करके चल रहे थे कि 26,000 के ऊपर जाकर निफ्टी टिकेगा, वो हो नहीं पा रहा है, तो थोड़ी निराशा उसको लेकर है। लेकिन आज आईटी शेयरों को अगर आप देखेंगे तो आईटी इंडेक्स ने आज शुरुआत पॉजिटिव की थी, लेकिन आईटी इंडेक्स डे हाई से लगभग 500 पॉइंट नीचे आके 36,100 के आसपास आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो ये एक रीजन है। बाकी हम देख रहे हैं कि मेटल टूट रहे हैं, रियलिटी में कमजोरी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, प्राइवेट बैंक में ज्यादा कमजोरी है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। हालांकि अभी भी निफ्टी के मुकाबले अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो क्लियरली वहां पर कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। आज थोड़ा डाइवर्जन है तो आपको इंडेक्स एक रेंज में फंसा हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा निफ्टी बैंक। निफ्टी की बात करें तो 3 सत्र की जो तेजी थमी है और हम देख रहे हैं कि 130 अंकों की गिरावट पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन अभी भी 20 डीएमए पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। 20 डीएमए इसको ट्रेडर्स बहुत ही क्लोजली फॉलो भी करते हैं और वो 25,500 के जस्ट थोड़ा सा ही नीचे 25,480 के आसपास के लेवल है 20 डीएमए के। तो वहां पर एक बढ़िया सपोर्ट निफ्टी के लेने की उम्मीद है और यहां से जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो ऑप्शंस के डेटा भी जो सजेस्ट कर रहे हैं, वो 25,800 पर रेजिस्टेंस का लेवल है। तो बाजार में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, स्ट्रक्चर मजबूत है। ये जो डिप आ रहे हैं, मेरा मानना है कि इसको बाइंग के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। शॉर्ट के पोजीशन नहीं रखें, शॉर्ट करने में अभी बाजार में अभी भी जोखिम है, क्योंकि बाजार के लिए जो चीज़ यहाँ से आगे अनफोल्ड होंगी वो पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा होने की उम्मीद है। थोड़ा सा कॉशनस स्टांस इस वजह से भी है क्योंकि कल हम देखेंगे कि मस्कट ओमान में अमेरिका और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में बातचीत होगी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर देखते हैं कि क्या सहमति बनती है दोनों देशों के बीच में। ये चिंता जरूर है, लेकिन बाजार में की अभी भी यही है कि आप अच्छी खबरों पर, अच्छे नतीजों पर फोकस करके चलें और पैसे बनाने का सबसे बढ़िया मैट्रिक्स ये है। निफ्टी बैंक कोई दिक्कत की बात नहीं है, 60,000 के आसपास निफ्टी बैंक आपको आज दिखाई देगा और सरकारी बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में क्लियरली डाइवर्जन है। एसबीआई जो है रिकॉर्ड हाई पर टिकने की कोशिश कर रहा है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक ऊपरी स्तर पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, तो ये दिक्कत है। अदरवाइज माहौल ठीक है, आप यहाँ पर गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं और तेजी जारी रहने की उम्मीद है। 59,500 एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए और अगर हम रेजिस्टेंसेस की बात करें तो 60,200 और 60,500 रेजिस्टेंस का लेवल है। मेरा मानना है कि 59,500 59,700 की रेंज में अगर आपको निफ्टी बैंक मिलता है तो आप आराम से 60,200 के पहले टारगेट के लिए 400 पॉइंट की तेजी के लिए आप निफ्टी बैंक को ट्रेड कर सकते हैं। दोनों इंडेक्स में देखा जाए तो निफ्टी बैंक ज्यादा मजबूत आपको नजर आएगा और इसमें आपको पहले आपको बाइंग का इंटेंट रखना चाहिए। लेकिन ओवरऑल बाजार में कोई दिक्कत एज सच अभी नहीं दिखाई दे रही है, कोई क्रैक नहीं आया है। वो 3 सत्र चले थे तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आना वैसे भी लाजमी है। कल बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर होगा, वो होगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। हालांकि आरबीआई की तरफ से दरों में किसी कटौती की उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि इंडिया यूएस के बीच ट्रेड डील के बाद हम देख रहे हैं कि ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न्स थोड़े से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि आरबीआई क्या लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर ही फोकस करेगा या फिर एक सरप्राइज रेट कट आ सकता है, हालांकि उसकी उम्मीद काफी ज्यादा कम है।
चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास, समझते हैं कि बाजार में आपकी स्ट्रेटजी यहाँ से क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं 3 दिग्गज मेहमान। अंशुल जैन हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से, कुणाल शाह हैं और इसके अलावा ओशो कृष्ण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। ओशो जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज कहीं ना कहीं एक रेंज का बाजार, और बाजार में जो क्रैक आया भी वो ज्यादा डीप हुआ नहीं है। ओशो, आपकी राय क्या होगी और इंडेक्स को कैसे यहां से प्ले करें? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी एंड सभी पैनलिस्ट मेंबर को। सी ओवरऑल आज मार्केट में थोड़ा वीकनेस ही देखने को मिल रहा है। बेंचमार्क इंडेक्स में कोई भी ट्रेड्स हायर फॉर्मेशन बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो आज कोई भी हायर हाइस के फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिले। तो थोड़ा सा प्रेशर है या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हैं अभी करंट मार्केट पे। बट मुझे लगता है जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है हायर लेवल्स पे, अभी 25,650 का मैक्सिमम पेन है। तो अगर इवन लोअर एंड पे भी जाता है तो पुट राइटर्स काफी स्ट्रांगली 25,500 को सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है 25,500 के आसपास या 550 के आसपास जो कल का लो है वहां पे आता है, तब एक बार के लिए अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बाई करने की राय बनेगी निफ्टी पर। बीटीएसटी पर्सपेक्टिव से 25,490 स्पॉट लेवल्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करके एंड हायर लेवल्स पे 25,750 से 25,800 तक के टारगेट्स हमें निफ्टी पे एज बीटीएसटी देखने को मिल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी में मेरा व्यू थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव है। बायसनेस बिल्कुल पॉजिटिव ही है, बट मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्टिव फेज एस्केलेट हो सकता है। 59,800 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है तभी बुलिश अप्रोच रखना चाहिए, या फिर डे एंड तक अगर 60,100 के आसपास निकलता है बैंक निफ्टी, तब बाई का अप्रोच एज बीटीएसटी बैंक निफ्टी में भी लेके चला जा सकता है। ऑलराइट, तो चलिए ये नज़रिया फिलहाल निफ्टी और निफ्टी बैंक पे ओशो की तरफ से इस पर ध्यान रखते हैं जो लेवल्स उन्होंने हाईलाइट किए। बट आइए अब समझ लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से काउंटर्स हैं और शुरू करेंगे उनके क्लोजिंग ट्रेड्स लेना। ऑलराइट, तो चलिए क्लोजिंग ट्रेड्स में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कुणाल, आपसे बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे इस बाजार में। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो आई थिंक मार्केट एक फर्स्टली तो कंसोलिडेशन के फेज में है। जहां से हमने वो बजट डे पॉलिसी की जो ट्रेड डील की बात थी, वहां से जो हाई देखा था, वहां से हम एक लोअर हाई फॉर्मेशन ही बना रहे हैं अभी तक। सो निफ्टी मुझे लगता है कि जो बजट डे का हाई है 25,450 का जोन, 450 460 का जोन वो टेस्ट करने आएगा एंड वहां से कहीं ना कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट आएगा। सो मुझे लगता है कंसोलिडेशन का फेज रहेगा निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे भी 60,000 के आसपास ही बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। ओपन इंटरेस्ट भी आप देखोगे अगर ऑप्शंस के डेटा पे मंथली एक्सपायरी पे, तो 60,000 कॉल और पुट दोनों में ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। सो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी साइडवेज है यहाँ पे और निफ्टी में भी साइडवेज एक्शन रहेगा। बट विद इन दिस आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए यहाँ पे। मेरी जो 2 पिक्स रहेगी, फर्स्ट पिक रहेगी वो है ट्रेंड। ट्रेंड ने लोअर लेवल से एक अच्छा रिवर्सल बताया है। ऑलरेडी एक बॉटम फॉर्मेशन के सिग्नल्स पहले ही मिल गए थे एंड यहाँ से मैं एक अच्छी खासी रैली अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ट्रेंड में। 20 डीएमए पे सपोर्ट लिया हुआ है, 3885 का स्टॉप लॉस रखना है। हाई लेवल्स पे एक जो गैप एरिया 4363 का फर्स्ट टारगेट वो रहेगा और उसके ऊपर स्टॉक आपको 4460 तक के सेकंड टारगेट्स बता सकता है। सो ट्रेंड मेरी पहली पसंद रहेगी जो बाय साइड की रहेगी, जहाँ पे मैं शॉर्ट कवरिंग का मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सेकंड काउंटर है जो मुझे करंट लेवल से भी अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम और भी बना रहेगा अपसाइड के लिए, वो है आईओसी। आईओसी में हमने एक वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखा हुआ है। 168 का जो एक रेजिस्टेंस था वो निकाला है, वो भी सपोर्ट की तरह काम करेगा और हाई लेवल्स पे आईओसी आपको 182 से लेके 184 तक के लेवल्स बता सकता है। सो आईओसी आप करंट लेवल्स पे भी लॉन्ग कर सकते हैं। 168 का स्टॉप लॉस रखे, 182 से लेके 184 तक के टारगेट्स रहेंगे आईओसी। राइट, तो चलिए यहाँ पर 2 बाय कॉल्स। ट्रेंड सुबह से ही हमने देखा कि शुरुआत जो थी वो निचले स्तरों पे हुई थी, उसके बाद दिन के दौरान जो है ऊपर गया और अब शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो है यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और आईओसी पर फिलहाल कुणाल का बाय व्यू है। पर अंशुल, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके कौन से क्लोजिंग ट्रेड्स हैं। सभी को नमस्कार। जब ये कॉल मैंने पीसीआर को दिया था तो 1280 चल रहा था अनुपम रसायन, फिलहाल 1300 का हाई बना के आ गया है। देखिए अनुपम रसायन में वीकली चार्ट पे 10-20 वीकली मूविंग एवरेज में पुल बैक आया था और एक बेयर ट्रैप फाइनली आज कंफर्म हुआ है
₹1260 के ऊपर, और इस बेयर ट्रैप का जो फुल पोटेंशियल अपसाइड बनता है वो ₹1374 तक बनता है। 1280 पे बाई करना था, 1240 का स्टॉप लॉस था, 1330 का इमीडिएट टारगेट था, लेकिन अब चूंकि बढ़ गया है 1295 चल रहा है, तो इस कॉल को रिवाइज कर देता हूँ, स्टॉक नहीं चेंज करूंगा, लेवल्स रिवाइज कर देता हूँ। 1295 पे बाई करना है, 1270 का स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं और 1350 का टारगेट कर लीजिए। चूंकि ₹15 बढ़ गया है तो रिवाइज लेवल सब नोट कर लीजिए। 1270 का स्टॉप लॉस, 1295 पे बाई करना है और 1350 का टारगेट ले लीजिए, 1350। अनुपम रसायन यहाँ पर अभी भी फिलहाल पसंद आ रहा है अंशुल की यहाँ पर बाय कॉल। पर ओशो, गुड आफ्टरनून, बताइए आज आपकी कौन सी ट्रेडिंग कॉल्स हैं? वेरी गुड आफ्टरनून सृष्टि। पहला बाई रिकमेंडेशन है सन फार्मा पर। सन फार्मा में अगर देखें तो पिछले 3 दिनों से ऑब्वियसली गैप अप के बाद काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में है काउंटर, एंड अभी अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर काफी स्ट्रांगली सस्टेनेंस दिखा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से आने वाले दिन में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन सन फार्मा में देखने को मिल सकता है। तो सन फार्मा पे करंट लेवल्स पे बाई करने की राय है। 1660 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जो कि इसका बुलिश गैप है, एंड हायर लेवल्स पे जो इनिशियल टारगेट है वो नियर अबाउट 1760 तक के देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर जिसमें बाई रिकमेंडेशन है वो है आरईसी लिमिटेड। अगेन आरईसी एंड पीएफसी दोनों में ही काफी अच्छे टेक्निकल्स डेवलपमेंट हुए हैं, बट आरईसी मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इसमें पॉजिटिव ट्रैक्शन हुआ है एंड अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेनेंस दिखा रहा है, यहाँ से पोटेंशियल अपसाइड इस काउंटर में दिख रहा है कि आने वाले दिन में एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। तो उस पर्सपेक्टिव पे बाई करके चलना चाहिए। 374 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें काउंटर में, एंड 395 से 98 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, सो आरईसी 395 398 के टारगेट दिखा सकता है, 374 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। और एक और कॉल जो ओशो जी ने दी वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, आप टारगेट और स्टॉप लॉस ताकि नोट कर सकें। सन फार्मा की कॉल थी ये, 1760 का आपको टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस 1360। ओशो जी, स्टॉप लॉस कितना आपने बताया? 1660 स्टॉप लॉस 1660, ये 1360 नहीं 1660 इसको कर लीजिएगा। तो 1660 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और सन फार्मा को आपको बाई करना है 1703 के आसपास, ये भाव इस वक्त चल रहा है। चलिए एक शेयर पर राय लेते हैं। पीबी फिनटेक क्यूआईपी को लेकर जो बोर्ड बैठक थी वो टली है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और शेयर इस वक्त जो है वो 8% चढ़ा हुआ है। अंशुल जी से राय लेते हैं। अंशुल जी, क्या राय आपकी बनती है पीबी फिनटेक को लेकर? 8% की तेजी दिख रही है, बड़ी तेजी। देखिए, पीवी फिनटेक ओवरसोल्ड था तो बाउंस बैक एक्सपेक्टेड ही था। पिछले 6 हफ्ते में देखें तो 27% का करेक्शन था, इसका 50% रिट्रेसमेंट आता है ₹1652 पे। वहीं पे 20 डे मूविंग एवरेज भी है, तो वहां तक आराम से बाउंस बैक कर सकता है 1650 1652 की रेंज तक। और अगर 50% रिट्रेसमेंट पे नहीं रुका तो 50 डे मूविंग एवरेज ₹1700 पे है। बट आई वुड प्रिफर 1650 एज माई टारगेट। अगर कोई बाई कर रहा है ₹1650 का ही टारगेट लीजिए, अगर एक्सटेंड किया तो फिर 1700 तक जा सकता है। करते करते जो तेजी है वो 9.5% की हो गई, और आज में खाली जो है वो इस कंपनी के मार्केट कैप में 6000 करोड़ का एडिशन हो गया, 72,400 करोड़ के पार निकल गया है कंपनी का मार्केट कैप। ये बात करते करते ही हो गया। चलिए, नीचे एक खबर आ रही है ओबेरॉय रियल्टी को लेकर। ये शेयर जो है वो सुबह से ही बजी है। आरएलडीए को बेसिकली 5400 करोड़ की बोली पर सफाई दी है। चलिए इस खबर का और डिटेल आने देते हैं एक बार, फिर उसके बाद इस पर जाएंगे। तब तक एक काम करते हैं, जी शिपिंग पर बात कर लेते हैं। जी शिपिंग जो है वो आज 52 वीक हाई टच कर गया है। ये शेयर 1285 रुपए का 52 वीक हाई टच किया है शेयर ने। अभी भी 2.5% के आसपास की तेजी है। कुणाल से एक राय लेते हैं जी शिपिंग के ऊपर। कुणाल, ये आखिरी 2 घंटे में ही तेजी आई है 1 बजे के आसपास, क्या कुछ दिख रहा है क्या चार्ट पर आपको? आई थिंक डेफिनेटली सेटअप काफी बुलिश है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाओगे वीकली पे, तो एक राउंडिंग बेस बना है, और मुझे लगता है कि अपसाइड में और भी पोटेंशियल है स्टॉक में हाई लेवल्स पे 1320 1360 जाने की। जनरली स्टॉक में वॉलेटाइल है, बड़े स्पाइक्स भी हम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि डिप्स एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए। यहाँ पे जो सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट बन गया है स्टॉक के लिए डाउन साइड पे, वो है 1210 1215 का। सो कोई डिप मिलती है स्टॉक में तो यूटिलाइज करे। पोजिशनली मुझे लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है 1340 1360 तक जाने की। 1340 से 1360 तक ये स्टॉक जा सकता है, ये पोटेंशियल है। अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है जी शिपिंग के ऊपर कुणाल जी को। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो कुछ और शेयरों पर, कुछ और खबरों पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में हम देख रहे हैं कि गिरावट थोड़ी सी बढ़ी है और निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 250 अंक नीचे है, 25,600 के आसपास आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में गिरावट थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है और अब 59,900 के नीचे निफ्टी बैंक स्लिप करता हुआ आपको नजर आएगा। गेनर लूजर में कोई बदलाव नहीं है निफ्टी के। ट्रेंड निफ्टी का टॉप गेनर है, करीब 3.5% के आसपास की तेजी अपने नतीजों के बाद। और हिंडाल्को की बात करें तो करीब 3.25% के आसपास गिरावट हम हिंडाल्को के शेयर में देख रहे हैं। लेकिन ओशो जी, यूनो मिंडा में हम देखने की कुछ नई पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। अर्निंग थोड़े से इसके अच्छे आए थे, एक केपेक्स भी कंपनी ने प्लान किया है और हम देख रहे हैं कि 1.25% के आसपास की मजबूती एक यू शेप रिकवरी शेयर में आ रही है। क्या यूनो मिंडा यहाँ से एक बढ़िया बेट हो सकता है 5-7% के रिटर्न के लिए? टेक्निकली यस, काउंटर में काफी स्ट्रांग मोमेंटम है, एक अच्छा टर्न अराउंड फैक्टर देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम देखें तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे भी ओवरसोल्ड टेरेन से एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन बन रहा है काउंटर में। सो ओवरऑल टेक्निकल सेटअप से काउंटर में एक अच्छा रुझान है। हायर लेवल्स पे जो इसका पहला रेजिस्टेंस है वो भी काफी क्रिटिकल है, 1230 1240 के जोन पे। तो इसका एक ब्रेक थ्रू होना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज वॉल्यूम बेस्ड बाइंग है, तो नो डाउट अगर एक फॉलो अप बाइंग इस काउंटर में देखने को मिलता है तो 1230 बिल्कुल सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे सकता है। एंड यहाँ से काउंटर अपने 1340 के जोन को वापस से रिक्लेम करते हुए दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल ही पॉजिटिव सेटअप बन चुका है, बट एक दिन इंतजार करना चाहिए। कल अगर हमें एक फॉलो अप बाइंग दिखाई देता है 1240 1245 के आसपास करें, 1340 का पोजिशनल टारगेट इस काउंटर में बनते हुए दिखाई दे। ठीक है, 1340 का पोजीशन टारगेट वहीं से हमने देखा था कि शेयर ये गिरावट का शिकार हुआ था और अब लोअर लेवल से संभलने की कोशिश कर रहा है यूनो मिंडा का। कमिंस में हम देख रहे हैं कि अच्छी स्ट्रेंथ आज के सत्र में है। वैसे बजट के पहले से ही ये शेयर चल रहा है, हालांकि नतीजे इसके कमजोर आए थे। एक वन टाइम लॉस भी हुआ था, तो नतीजे कमजोर आए, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई अर्निंग कॉल में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आई। और स्पेशली डेटा सेंटर वाला जो बिजनेस है उसमें उन्होंने 10% की ग्रोथ की उम्मीद जताई है कमिंस में। 5% ऊपर डे हाई के आसपास ये शेयर नजर आएगा। अंशुल जी, कमिंस राय आपकी, और क्या यहां से भी शेयर चलेगा अभी? सर, शुरुआत हुई है, बड़े अपमूव की शुरुआत हुई है। 68 हफ्ते का कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था 4053 पे, 8 हफ्ते लगा के उसको रिटेस्ट किया और फ्रेश ब्रेकआउट पॉइंट बना है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस अगर आप लंबे समय के लिए ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा। वीकली स्विंग लो जो कि लास्ट वीक बना है 3883, और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो फिर स्टॉप लॉस आप लीजिए 4180 रुपए का। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए टारगेट रहेगा जो इमीडिएट स्विंग हाई बना था, जहां से करेक्शन स्टार्ट हुआ था 4600 का। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 5500 रुपए तक का टारगेट रखिए। 68 हफ्ते का कपनाडल ब्रेकआउट है, समय लेगा 12 से 15 हफ्ते पूरा फुल पोटेंशियल अपमूव दिखाने में। ठीक है, कमिंस को लेकर ये व्यू हो गया। ऑटो स्पेस में हम देख रहे हैं कि एस्कॉर्ट्स कुबोटा में अच्छी तेजी हो रही है और ये शेयर भी रिकवरी वाले प्रोसेस में है। आज अगर आप देखेंगे तो डे हाई के आसपास ही आपको ये शेयर नजर आएगा, करीब 3% के आसपास के गेंस हैं। इस पर कुणाल जी आपका व्यू? एस्कॉर्ट्स कुबोटा 37 रुपए के भाव और वॉल्यूम भी आज ठीक ठाक है, और चलेगा शेयर ये? आई थिंक एस्कॉर्ट्स अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़े रेंज में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के लिए जो सपोर्ट जोन था 3568 का, वहां से हमने एक ब्रेकडाउन देखा था, वापस हमने उसको रिक्लेम किया है 3568 को। और हाई लेवल्स पे जो रिजेक्शन जोन रहा है स्टॉक के लिए 3900 का है। 3900 4000 का ये जो जोन निकलेगा तो एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा जो न्यू हाइस के लिए स्टॉक को लेके जाएगा। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से यस, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत और मोमेंटम रहेगी, स्टॉक 3840 3900 तक जा सकता है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर 3900 4000 का लेवल क्रॉस करता है, उसको सस्टेन करता है, तो ही अग्रेसिवली लॉन्ग जाना चाहिए, वरना आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए करंट लेवल से बाय कर सकते हो। एस्कॉर्ट्स कुबोटा यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव ये काउंटर दिखा रहा है। बटाश पीबी फिनटेक में भी ज़बरदस्त एक्शन है, क्योंकि कुछ ही समय पहले जो है ये न्यूज़ फ्लो आया था कि कंपनी जो QIP की बैठक कर रही थी उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब देखिए, कुछ चिंताएं ज़रूर पीबी फिनटेक से लगा के चल रहे थे कि यहाँ पर कुछ बड़े एक्विजिशंस कर सकती है पीबी फिनटेक, और इंटरनेशनल मार्केट्स में ये एक्विजिशन करती हुई नज़र आएगी। अब आपको याद होगा नतीजे जो हैं वो काफ़ी
अच्छे थे, नतीजों के बावजूद जो है पीबी फिनटेक में कुछ भी अच्छा मूव नहीं आया। कहीं ना कहीं एनालिस्ट मान रहे थे कि इस समय इससे बड़े एक्विजिशन की जो ज़रूरत है वो नहीं है और कंपनी की बुक्स पर इसका असर पड़ सकता है। अब जब कंपनी ने QIP की मीटिंग को खारिज किया उसके बाद एकाएक उछाल, आप देखिए 8% की एक्साइटमेंट। और दूसरा बड़ा ट्रिगर ये भी है कि स्टॉक काफ़ी पिटा हुआ था, काफ़ी पिटाई हो गई थी और उसके बाद जो है एक अच्छा ट्रिगर बनता हुआ पीबी फिनटेक के लिए। तो इस काउंटर पर नज़र ज़रूर रखेंगे। अभी थोड़ा स्टॉक को सेटल होने देते हैं। अभी 10% का अपर सर्किट भी लग गया था। उसके बाद समझते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि किस तरीके का ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए पीबी फिनटेक में। बट एक और काउंटर जो कि अब काफ़ी गिरावट का शिकार हो चुका है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। हमने सुबह भी इसके बारे में चर्चा की थी। अब 10% की गिरावट हावी हो चुकी है यहाँ पे। एक बार अंशुल आप ही राय दे दीजिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स 10% ऑलरेडी डाउन है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट में वीकली चार्ट पे एक रेंज थी 3253 रुपए ऊपर में और 2400 रुपए नीचे में। बिफोर लास्ट वीक ब्रेकडाउन आया था। करंट वीक में थोड़ा सा डीपर पुल बैक टुवर्ड्स 50 डे मूविंग एवरेज 2545 तक आया और आज वापस से फ्रेश ब्रेकडाउन कैंडल बन रही है। 2400 के नीचे अगर क्लोज करता है तो ब्रेकडाउन वापस से कंफर्म हो जाएगा, रिटेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इमीडिएट टारगेट जो खुलेगा, स्विंग लो अभी 2181 का बना है, ये इमीडिएट स्विंग लो का टारगेट खुलेगा। अगर सेल कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका 2550 विच इज 50 डे मूविंग एवरेज, ये बनेगा। तो चलिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त वीकनेस, यहाँ पर 10% की गिरावट है। बट जिस तरीके की गिरावट सोना चांदी में है, MCX भी जो है कहीं ना कहीं काफ़ी वॉलेटाइल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये तो एक्सचेंज है पर फिर भी ये स्टॉक में भारी गिरावट, आज 5% की कमज़ोरी है। ओशो, क्या लगता है ये वीकनेस और गहरा सकती है क्या? सी ओवरऑल काफी, जैसा आपने बताया कि वोलाटाइल काउंटर काफी ज्यादा हो चुका है। पिछले 2 हफ्तों में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, जिसके वजह से जो टेक्निकल सेटअप था, जहां हायर लोज के फॉर्मेशन थे, वो एक ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी काफी क्रूशियल जंक्चर रहेगा 2550 का। अगर 2550 को क्रॉस करता है तब वापस एक बुलिश सेटअप इस काउंटर में बनते हुए दिखाई दे सकता है। एल्स मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से अब ये काउंटर अपने लोअर लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। 2240 2230 का जोन है, इसे टेस्ट कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अभी के लिए अवॉइड करें काउंटर, या फिर शॉर्ट किया जा सकता है 2240 के टारगेट्स के लिए एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2550 का। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 2530 का, ये आपको टारगेट, ये आपको सलाह दी जा रही है MCX के ऊपर। चलिए, एक और शेयर जो आज सुबह से ही एक्शन में, लेकिन इतना बड़ा एक्शन सुबह नहीं था जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे। सुबह भी हमने चर्चा की थी, अंशुल जी से राय ली थी। अब हम एक राय लेंगे कुणाल जी से इसके ऊपर। JSW सीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 8% की तेजी है। शेयर जो है वो 8% आज चढ़ा हुआ है। नतीजे अच्छे आए थे, रेवेन्यू करीब 13% के आसपास जो है वो बढ़ा था और उसके अलावा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ रही थी कंपनी का। पूरा ओवरऑल क्वार्टर जो है वो काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग रहा था, अनुमान जो थी उससे अच्छे नतीजे आए थे इनफैक्ट। अब 8% की तेजी शेयर में दिख रही है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है। 4 करोड़ के वॉल्यूम के साथ इस वक्त कारोबार हो रहा है शेयर में। कुणाल जी, क्या राय आपकी बनती है इसके ऊपर? एक न्यूली लिस्टेड काउंटर है, सो हमने ऑलरेडी एक जब लिस्ट हुआ है तब से हमने एक फॉल देखा है। लिस्टिंग के प्राइस है 155 160 से स्टॉक ऑलमोस्ट 110 रुपए का लो के करीब गया था। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो स्विंग आया था 124 125 वो आज निकाला है। इसके ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। अगर 1-2 दिन तक सस्टेन करता है इसके ऊपर तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए, जो हाई लेवल्स पे स्टॉक को 134 135 तक लेके जा सकता है। सो आई थिंक अगले 1 से 2 दिन का मूव एक क्रिटिकल रहेगा। आज हमने रिजल्ट के बाद एक्शन देखा हुआ है, कल फॉलो अप आता है तो 135 तक के टारगेट्स आ सकते हैं JSW सीमेंट पर। तो ये राय आपको JSW सीमेंट पर। अच्छा, एक स्टॉक है उसमें वॉल्यूम एक्शन हो रहा है तगड़ा, और वॉल्यूम एक्शन कितना हो रहा है इसका एक गेस कर लेते हैं, सृष्टि से पूछ लेते हैं। सृष्टि, एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है EIH। अब इसका जो वीकली वॉल्यूम एवरेज है ना वो 2-2.5 लाख रुपए, 2-2.5 लाख का है, 2-2.5 लाख शेयर्स का वॉल्यूम इसका है एवरेज वीकली का। मंथली भी मैं बता देता हूं आपको 2.25 लाख का है। आज स्टॉक में वॉल्यूम एक्शन हो रहा है, कितना ज्यादा हो गया होगा, गेस कीजिए। पर EIH लिमिटेड की आप बात कर रहे हैं, yes. जो कि 4% ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। विकास, देख के तो लग रहा है कि 7% ऊपर है EIH लिमिटेड इस वक्त करीब। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है। पर देख के तो लग रहा है विकास, कितना 4 गुना होगा वॉल्यूम?
तो 10 लाख के 10 आसपास। लाख के आसपास। वॉल्यूम इसका जो है वो आज है 1.5 करोड़ के आसपास, 1,37,00,000 का। ओह बाप रे। तो अब इस पे एक राय ले लेते हैं, एक काम करते हैं, अंशुल जी के पास चलते हैं, वॉल्यूम बहुत तेज पकड़ते हैं अंशुल जी। अंशुल जी, EIH लिमिटेड क्या कह रहा है चार्ट, कुछ स्टोरी निकल के आ रही है क्या यहाँ से? देखिए सर, EIH लिमिटेड में आपने एग्जैक्टली सही कहा कि वॉल्यूम राइज, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम राइज है। 6,700% आज वॉल्यूम राइज है अगेंस्ट इट्स 50-डे मूविंग एवरेज वॉल्यूम। स्टॉक 95 दिन में 30% करेक्ट हुआ था और एक ही झटके में 50% रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट कर लिया है 363 रुपए पे। 50-डे मूविंग एवरेज पे आके अटका हुआ है 348, बट 6,700% बल्कि 6,774% वॉल्यूम राइज हो गया है। एबनॉर्मल वॉल्यूम है, यानी कुछ ना कुछ स्टोरी इसमें चल रही है। अगर आपके पास है तो फिर बहुत जल्दी निकलने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है और यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं तो एक छोटा स्टॉप लॉस लीजिए 335 रुपए का, 10-12 रुपए की रिस्क रहेगी। पहले 363 मिलेगा, 363 अगर क्रॉस करता है तो फिर सीधा सीधा स्विंग हाई 384 रुपए तक जाएगा। बात करते करते 6,700% से बढ़ के 6,790% वॉल्यूम राइज हो चुका है। एक्शन है तो आपको नजर रखनी है स्टॉक पर भी। अंशुल जी की जो राय है उसका आपको पूरा पूरा ख्याल रखना है। चलिए, एक पूरा पॉकेट जो है वो काफी गिरावट दिखा रहा है, वो डिफेंस का है। HAL भी 4% गिरा हुआ है, डेटा पैटर्न में भी 3-3.5% की, साइंट, MTR टेक, गार्डन रीच सारे ही शेयर जो है वो गिरे हुए हैं। आज 3-4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। ओशो से एक राय लेते हैं, डिफेंस में क्या उनको कुछ मौके नजर आ रहे हैं क्या इस वक्त, या पूरा नेगेटिव पैटर्न ही बन रहा है? ओशो, क्या राय आपकी बनती है डिफेंस सेक्टर के ऊपर? कोई शेयर आपके चार्ट पर निकल कर आया है क्या जिसपे कोई ट्रेड बन सकता है? सी करेंटली अगर ओवरऑल व्यू देखें तो ओवरऑल व्यू नेगेटिव है, बट सेलेक्टिव होना पड़ेगा। BEL में अगर हम देखें तो अभी भी इसका टेक्निकल सेटअप पॉजिटिव है, अपने ब्रेकआउट को वापस से रीटेस्ट कर रहा है काउंटर, एंड अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है, बट बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच करंट लेवल्स पे नहीं रखना चाहिए। स्टैगर्ड मैनर में एक्यूमुलेशन बिल्कुल स्टार्ट रखना चाहिए BEL पे। मुझे लगता है कि आने वाले दिन पे अगर स्टेबल होता है काउंटर 430 425 के जोन में, तो यहाँ से वापस से बाइंग ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे सकता है, एंड 455 से 460 के जोन वापस से रिक्लेम करते हुए दिखाई दे सकता है। शॉर्ट टर्म पे, लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन में 480 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ट्रेड करना हो तो 450 से 460 के टारगेट इमीडिएट बेसिस पर, और 480 तक भी शेयर ये जाता हुआ दिख रहा है ओशो जी को BEL का। हमारे साथ जुड़ गए हैं जिगर पटेल हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज से। जिगर भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीनॉ स्वदेश पर। आपके शेयर हम पहले जान लेते हैं, फिर अपने शेयर हम आपसे पूछेंगे। बताइए कहां पर आपका कन्विक्शन है और अभी क्या ट्रेड करना है? सबसे पहले तो IFCI की बात करते हैं। IFCI में अगर हम डेली चार्ट और अलोंग विथ वीकली चार्ट देखें तो एक अच्छा बेस बना हुआ है एग्जैक्टली 50 दिन के एक्सपोनेंशियल के पास, और ये लेवल एग्जैक्टली अलाइन हो रहे हैं प्रीवियस ब्रेकआउट जोन के पास। और कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा ट्रैक्शन भी हमें लोअर लेवल से देखने मिला है। साथ में जो DMI का क्रॉस ओवर है वो भी पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। करंट लेवल से 58 तक के जोन तक भी मिले तो बाय करने की सलाह रहेगी IFCI में। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 56 के नीचे रहेगा, और मोटा मोटी 63-64 के टारगेट्स लेके चलेंगे इसमें। ठीक है, IFCI को लेकर ये व्यू, एक शेयर ये खरीदने की सलाह है। इस बीच देखिए नतीजों का भी एक्शन लगातार जारी है, और बोरोसिल के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। मुनाफा 35 करोड़ रुपए से घटकर 24 करोड़ रुपए, तो मुनाफे के फ्रंट पर तो एक डेंट है। और हम शेयर देख रहे हैं कि करीब आपको 2% नीचे ये दिखाई देगा। बाकी आंकड़ों का हमें इंतजार है, लेकिन फिलहाल ये जो पहला नंबर आया है बाजार को पसंद नहीं आ रहा है, और शेयर हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से ये नीचे आता हुआ आपको नजर आएगा। डे लो के आसपास ही फिलहाल है। थोड़ा सा मतलब बहुत छोटे साइज की कंपनी है, 3000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन एक रिव्यू ले लेते हैं इस पर, बाकी आंकड़े भी आने देते हैं। आपसे अंशुल जी राय चाहिए। आप छोटी कंपनीज को बहुत स्पेशली आप ट्रैक करते रहते हैं। हमने देखा कि सितंबर के बाद से जो गिरावट का दौर शुरू हुआ बोरोसिल में, वो थमा नहीं। राय आपकी क्या होगी? सर आपने सही कहा, मैं स्मॉल कैप और माइक्रो कैप बहुत ट्रैक करता हूँ, क्योंकि 20 लाख करोड़ की रिलायंस को 40 लाख करोड़ होने में बहुत समय लगेगा। 3000 करोड़ की कंपनी में अगर 3 क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो 6000 करोड़ आराम से हो सकती है। इस स्टॉक में बहुत तेज सेलिंग आई थी। अगर 64 हफ्ते देखेंगे तो 53% करेक्ट हुआ है, उसमें भी रिसेंट 18 हफ्ते में
400 से गिरते 258 रुपए आया है। तो रिजल्ट से थोड़ा सा रिएक्शन पॉजिटिव आना चाहिए। बाउंस बैक टुवर्ड्स 50 डे मूविंग एवरेज 282 रुपए बनना चाहिए। बट क्या इस बाउंस बैक के लिए आपको लॉन्ग प्ले करना चाहिए? तो जवाब होगा ना। स्टॉक में बाइंग का कोई भी पैटर्न नहीं है, केवल और केवल बहुत ज्यादा पिटा हुआ है, तो एक डेड कैट बाउंस आने की पॉसिबिलिटी है। बट उस डेड कैट बाउंस में किसी तरह बाइंग की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर फंसे हुए हैं तो ऊपर में निकलने की ही कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, फंसे हैं तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए। एबिटा फ्रंट पर देखिए ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी कोई खास नहीं है। 54 करोड़ से घटकर कामकाजी मुनाफा इनका रह गया है 52 करोड़ रुपए का, और मुनाफा 35 करोड़ से घटकर 24 करोड़। ये रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी ये कंपनी है, बट कुछ खास हमने इसमें एक्शन बनते हुए देखा नहीं है। तो ये राय होगी बोरोसिल को लेकर। लेकिन एक और कंपनी का जिक्र करेंगे जहां पर आज हम कमजोरी देख रहे हैं, और वो है इंटरग्लोब एविएशन। इंटरग्लोब एविएशन के लिए टर्बुलेंट टाइम खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और आज भी हम देखने के शेयर ये गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। और उसकी वजह यह है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नई जांच कंपनी के खिलाफ शुरू करने के आदेश दिए हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर डिटेल के साथ हमारी सहयोगी चारू सिंह जुड़ रही हैं, और चारू से समझते हैं कि आखिर दिक्कतें क्या हैं कंपनी के लिए। चारू बताइए, क्या ये नया मुद्दा क्या है? अभी तक तो तमाम जांच चल ही रही थी डीजीसीए की या फिर अन्य रेगुलेटर्स की। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडिगो के मास फ्लाइट कैंसिलेशन के पूरे मामले में दोबारा से इंडिपेंडेंटली जांच करने की बात कही है। तो जैसा कि हमने कहा दोबारा से, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने मास फ्लाइट कैंसिलेशन के पूरे मामले में कोई पहल करी हो। इससे पहले भी उन्होंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के सामने ये बात कही थी कि उनको बाकी सारी एयरलाइंस का डेटा चाहिए कि जब मास फ्लाइट कैंसिलेशन की बात हो रही थी तो उनके अलग अलग रूट्स पे, स्पेशली इफेक्टेड रूट्स पे क्या प्राइसेस थे, यूजुअली जो प्राइसेस रहते हैं क्या उनके जितने ही थे या उससे ऊपर या नीचे थे। अभी पूरी जांच करी जा रही है बैंगलोर के एक सिटीजन की शिकायत पर, जिनका ये कहना है कि कुछ रूट्स पे जब मास फ्लाइट कैंसिलेशन की बात चल रही थी तो इंडिगो ने अपने फ्लाइट के जो दाम थे वो बहुत बढ़ा दिए थे, और डोमेस्टिक शेयर इंडिगो का बहुत ज्यादा होने की वजह से यात्रियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि ज्यादातर फ्लाइट्स इंडिगो की ही होती हैं। अभी पूरा का पूरा मामला कुछ इस तरह से हुआ था कि डीजीसीए ने पहले एक नॉर्म्स, एक रूल्स एक तरीके से आगे रखे थे, जिनका ये कहना था कि जो पायलट्स हैं और क्रू मेंबर्स हैं उनको आराम करने का ज्यादा वक्त दिया जाएगा, जिसके लिए इंडिगो एयरलाइंस को और ज्यादा पायलट्स और क्रू मेंबर्स को हायर करने की जरूरत थी और एक नया रोस्टर बनाने की जरूरत थी। लेकिन काफी वक्त मिलने के बाद भी इंडिगो ये रोस्टर तैयार नहीं कर पाया था, जिसके बाद मास फ्लाइट कैंसिलेशंस हुई थी। काफी फ्लाइट कैंसिलेशंस के बाद काफी सारे यात्रीगण एयरपोर्ट्स पर, जैसे कि बैंगलोर एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट पे स्ट्रैंडेड हो गए थे। उसके बाद ये शिकायतों का सिलसिला और जांच का सिलसिला शुरू हुआ। डीजीसीए ने भी कहा था कि वो 90 दिन के अंदर अंदर जांच पूरी करेंगे। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने भी अभी रिपोर्ट सबमिट करी हुई है। तो अब देखा जा रहा है कि सीसीआई की इस पूरी की पूरी जांच का क्या नतीजा होगा, जो भी आगे के डेवलपमेंट्स होंगे वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। शुक्रिया चारू। तो जांच तो ऑलरेडी चल ही रही है, और ये मामला ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ये आरोप लगते रहे कि कंपनीज ने फिर दाम जो एयर फेयर थे उसको अनाप शनाप बढ़ाए थे मौके को देखते हुए। 1% नरम ये शेयर है। चैलेंज एक ये भी है इंटरग्लोब एविएशन के लिए कि देखिए अर्निंग इनके कमजोर आए क्वार्टर थे कि जो कि आने ही थे। बाकी क्रूड के दाम थोड़े से बढ़ रहे हैं, उड़ानों में कटौती ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये मुश्किलें हैं इंटरग्लोब एविएशन के लिए। तो जो रिकवरी आई थी 5200 रुपये के आसपास तक, वो फिजल आउट होगी, फिर शेयर नीचे गया और अब आज फिर से नरमी हम देख रहे हैं। ओशो जी, इंटरग्लोब एविएशन को लेकर क्या करना चाहिए? ट्रेड के लिए तो बिल्कुल अवॉइड करें अभी ना। अच्छा ठीक, ओशो हमारे साथ नहीं है। अंशुल, आप ही व्यू दे दीजिए फिर इंटरग्लोब को लेकर, क्या राय होगी आपकी? अच्छा देखिए, मैं इंडिगो में अब तक बेरिश था, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत बेरिश नहीं हूँ, क्योंकि 9 हफ्ते में 23% करेक्ट होने के बाद डबल बॉटम बनाया है, और ट्यूसडे को जो गैप अप खुला था उस गैप को फिल किया है और 10-20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। एक बार मेरे को 50 डे मूविंग एवरेज 5035 तक बाउंस बैक आते हुए दिख रहा है। इमीडिएट बेसिस पे तो मैं नेगेटिव नहीं हूँ, 150 से 200 रुपए की बाउंस बैक दिख रही है। उसके बाद अगर कहीं रिजेक्शन दिखती है 50 डे मूविंग एवरेज पे, तब भले बेरिश हो सकता हूं, बट फिलहाल के लिए यहाँ से 150 से 200 रुपए की अपसाइड दिख रही है। ठीक है, आज देखिए 1963 करोड़ रुपए, 1980 करोड़ रुपए का मार्केट कैप इंटरग्लोब एविएशन से साफ हो गया है, और ये डेटा जो है आपको एक्सक्लूसिवली ईटी न्यूज़ स्वदेश पर ही दिखाई देंगे। अन्य किसी भी बिजनेस चैनल पर आपको इस तरह के डेटा आपको नजर आएंगे नहीं।
ठीक है, चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। अच्छा, ब्रेक के बाद ना एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि डी मार्ट में हम देख रहे हैं कि पिछले 3 सत्र से लगातार तेजी हो रही है और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से इस पर रिपोर्ट सब पॉजिटिव आ रही हैं। कितना चलेगा शेयर, इस पर चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। देखिए, नतीजों का सीजन फुल स्विंग में है। आप देख सकते हैं पेज इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए हैं। यहाँ पर जो कामकाजी स्तर पे कंपनी का परफॉर्मेंस है वो बेहतर होता हुआ दिखा है। देखिए, EBITDA 303 करोड़ से बढ़कर 313 करोड़ हो चुका है। वहीं मुनाफे में थोड़ी सी कमजोरी ज़रूर है, बट अब देखिए सभी कंपनीज के मुनाफे पर एक वो न्यू लेबर कोड का भी इम्पैक्ट है, उसको एडजस्ट करके ही जो है हमें देखना होगा कि कंपनी का मुनाफा कितना है। तो इसकी वजह से शायद जो है स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि EBITDA में बढ़त है और साथ ही साथ आय में देखिए 1313 करोड़ से बढ़कर 1386 करोड़ जो है कंपनी ने अपनी आय दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं अच्छे नतीजे माने जाएंगे और वो स्टॉक भी आपको बता रहा है 4.5% की तेजी पेज इंडस्ट्रीज में। एक बार जिगर, आपकी राय लेना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स में? आमतौर पे देखिए 36,000 का शेयर है, ये हो गया, MRF हो गया, बॉश हो गया, इतनी जल्दी ये रेडार पे आते भी नहीं है और इतने बड़े मूव्स नहीं होते हैं, बट कई दिनों के बाद ये स्टॉक में एक अच्छा मूव आया है। क्या मायने हैं इसके? पेज इंडस्ट्रीज में जो हिसाब से लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा था करीबन जुलाई 2025 से, और रिसेंटली अभी टर्न अराउंड दिख रहा है इसमें, और ऑलमोस्ट 37% वाइप आउट हो चुका है टॉप से। बट अच्छी बात यह है कि जो भी प्राइस एक्शन अभी दिख रहा है वो करंटली हम अभी सस्टेन कर रहे हैं मंथली पीवट के ऊपर। लेवल्स है करीबन 35,600 का, और अगर डेली क्लोजिंग हमें 35,600 के ऊपर मिलती है पेज इंडस्ट्रीज में, तो डेफिनेटली इसमें एटलीस्ट टाइमिंग 1.5-2 महीने के लिए हायर राइज का स्ट्रक्चर बन सकता है। तो अभी वेट एंड वॉच करेंगे। एक बार क्लोजिंग हमें 35,500 के ऊपर एक बार मिले, फिर ही हम इसमें बाय कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज वेट एंड वॉच रहेगा इसमें। यहाँ पर पेज इंडस्ट्रीज फिलहाल तो एक्शन देखने को मिल रहा है, बट थोड़ा सा और ऊपर जाने दें और उसके बाद कंस्ट्रक्टिव व्यू अभी के लिए जिनके पास है वो तो उसको होल्ड करके ही चलेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज वेस्ट लाइफ फूड, यहाँ पर फिर से आज एक अच्छी तेज़ी है, 12.5% का उछाल वेस्ट लाइफ फूड आपको दिखा रहा है। और पूरे स्पेस में आप देखिए कहीं ना कहीं अच्छे मूव्स हैं। हमने दिव्यानी की बात की, जुबिलेंट फूड देख लीजिए आप, लगभग 6% ऊपर है। वेस्ट लाइफ फूड आपको लगभग 13-13.5% ऊपर दिखेगा। बट एक बार अंशुल, ये दोनों काउंटर्स में से कोई पसंद आ रहा है आपको? वेस्ट लाइफ फूड की बात करें या फिर जुबिलेंट फूड्स? देखिए, एक स्टॉक आपने मुझे दिखाया 6,700% वॉल्यूम राइज, दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ। वेस्ट लाइफ फूड में आज 6,617% वॉल्यूम राइज है, 1,28,000 का एवरेज वॉल्यूम है, उसके अगेंस्ट 8.6 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है। स्टॉक में 29 हफ्ते में 43% करेक्शन आया था, अब एक बाउंस बैक ड्यू है। 50% रिट्रेसमेंट होना चाहिए, 50% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का है 612 रुपए के आसपास। तो मैं राउंड फिगर 599 का पहला टारगेट पकड़ के चलूंगा, वहां तक आते हुए दिखना चाहिए। बिल्कुल, तो ये राय आपको दे दी गई है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक और शेयर आपको आपके सामने लेकर आते हैं, पराग मिल्क फूड का। इस शेयर में आज बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, करीब करीब 7% के आसपास ये शेयर टूटा है। नतीजे आए थे कंपनी के, उसके बाद से गिरावट ये देखने को मिल रही है। कंपनी के नतीजे कमज़ोर रहे हैं, उसकी वजह से ये गिरावट शायद देखने को मिल रही है। एक काम करते हैं, जिगर से राय लेते हैं एक पराग मिल्क फूड के ऊपर। जिगर, क्या राय आपकी बनती है? ज़रा चार्ट एक बार देखिए पराग मिल्क फूड का, क्या ये गिरावट और बढ़ेगी यहाँ से? सिर्फ पराग मिल्क फूड में अगेन लोअर लो स्ट्रक्चर काफी टाइम से बन रहा है, बट रिसेंटली अगर आज का सेशन हम ना देखें तो पिछले 2 या 3 दिन पहले एग्जैक्टली अगर देखें तो जो मंथली पीवट था वहां पे एग्जैक्टली जो बुकिश हैमर होता है, बुलिश हैमर, वही फॉर्मेशन हमने बनता देखा था।
तो जब तक ये जो लो है करीबन 230 का उसके नीचे क्लोज नहीं होता तब तक इसमें नेगेटिविटी नहीं मान सकते कि और ज्यादा नीचे जाएगा। बट मेरा मानना ये है कि ये हेवीली ओवरसोल्ड है और समवेयर नियर हम लोग 61.8% रिट्रेसमेंट जो मार्च 2025 से जो स्टॉक चला था नवंबर 2025 तक, तो वहां तक का मुझे ये 61.8% का रिट्रेसमेंट लग रहा है यहाँ पे। और इवन अवर्ली और 2 घंटे के चार्ट पे देखे तो अगर ये 230 235 टेस्ट करके डाइवर्जेंस देता है बुल वाला, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एटलीस्ट हमें एक अच्छी खासी बाउंस देखने को मिल सकती है। तो एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच करेंगे, हमें खाली यही देखना है कि नेक्स्ट 2-3 दिन 230 के नीचे ना जाए और कंटिन्यूअसली क्लोजिंग 230 के ऊपर दे। बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि कंटिन्यूसली क्लोजिंग जो है वो 230 के ऊपर हो, उसके बाद ही आपका नज़रिया जो है वो बदलना चाहिए इस शेयर पे। चलिए एक काम करते हैं, एक और शेयर लाते हैं आपकी स्क्रीन पर, इटर्नल का, यानी जोमेटो की जो पेरेंट कंपनी है इटर्नल, उसका शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 3% की गिरावट, आज निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में ये शामिल है शेयर, लेकिन पिछले एक हफ्ते में अच्छा खासा रनअप दिखाया था। 7-8% की तेजी पिछले एक हफ्ते में दिखा के गया ये शेयर। आज जो है वो 3% की गिरावट है। अंशुल जी, क्या नजरिया आपका बनता है, क्या ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है या कोई और संकेत दे रहा है? आज ये पिछले 2 हफ्ते में 256 के लो से 299.9 का हाई बनाए। ये केवल एक पुल बैक था इनटू वीकली फॉलिंग मूविंग एवरेजेस 10, 20, 50। यहाँ से फ्रेश ब्रेकडाउन 275 के नीचे बनेगा। अगर आपके पास है तो 275 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। 275 टूटने के बाद फ्रेश डाउनसाइड ओपन होगी, जिसका टारगेट वापस 256 और 240 तक का बनेगा। बिल्कुल 240 तक नीचे जा सकता है, ये अंशुल जी का कहना है। 256 और 240 नीचे की तरफ टारगेट ये देख रहे हैं, तो गिरावट और बढ़ सकती है, इसका मतलब ये है। एक जो पूरा सेक्टर है आज के पूरे मार्केट में जहां तमाम तरफ कमजोरी है, वैसे में पीएसयू बैंक चलते हुए दिख रहे हैं। पीएसयू बैंकों में चुनिंदा शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। जिगर कोई पीएसयू बैंक आपके रडार पर आया है क्या, जो आप सजेस्ट करना चाहें हमारे व्यूअर्स को? पीएसयू बैंक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। अगर हम देखें तो एक पिछले काफी दिनों से एक पुल बैक चल रहा है। यहाँ पे 183 से ऑलमोस्ट हमने 169 के लेवल्स भी टेस्ट किए। बट रिसेंटली अगर देखें तो जो हिसाब से प्राइस एक्शन बना हुआ है, यहाँ पे लग रहा है कि फिर से हम ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहेंगे। बिकॉज जो हिसाब से एग्जैक्टली जो एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो 50 दिन की जो एवरेज है वहां पे ही हमने एक सपोर्ट भी लिया था। और पिछले 2 दिन से हम 20 दिन की एवरेज पे भी सपोर्ट लेके रिवर्सल दे रहे हैं। और साथ में जो इंडिकेटर्स है, डीएमआईज हो गया, अभी पॉजिटिव डीएमआईज जो है डोमिनेंट डीएमआई है। और इवन स्टोकेस्टिक्स जो है वो कंटिन्यूअसली जो 8 पीरियड वाला स्टोकेस्टिक्स है वो कंटिन्यूअसली ओवरबॉट में है। तो इसमें स्ट्रेंथ अभी भी है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें 185 186 के लेवल्स ऐसा टारगेट लेके चल सकते हैं। और 172 173 के नीचे हम एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल, तो ये रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, और ओवरऑल पीएसयू काउंटर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जिगर के रडार पर है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो कुछ और एक्शन वाले शेयरों पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। बाजार में हम देख रहे हैं कि एक सीमित रेंज का कारोबार हो रहा है, और अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो पिछले 1 घंटे से बमुश्किल 50 अंकों की रेंज रही है। और 25,600 पर 25,500 पर पुट राइटर्स काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो एक सपोर्ट के तौर पर आपके लिए रेंज काम करती हुई दिखाई देगी। और वहीं से हम देख रहे हैं कि बाजार रिवर्सल भी दिखा रहा है। लेकिन कुछ नतीजे आ रहे हैं, उनके जरा हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले वेरॉक इंजीनियरिंग के नतीजे आपके स्क्रीन पर थे। नतीजे थोड़े से कमजोर आए थे, शेयर करीब 4% टूट गया। और इस बीच हम देख रहे हैं कि ड्रेजिंग कॉरपोरेशन के नंबर आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। 16 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले कंपनी को घाटा हुआ है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन में, 24 करोड़ रुपए का घाटा। तो एक निश्चित तौर पर एक नेगेटिव ये सेंटिमेंट, नेगेटिव अपडेट है ड्रेजिंग के लिए। और इसी के चलते आप देखिए कि शेयर ने गोता लगा दिया है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये शेयर करीब 10% टूट के दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। जैसे ही पहला आंकड़ा आया, हमने भारी उसमें गिरावट देखी। तो आज ना छोटी छोटी कंपनीज के ढेर सारे नंबर आ रहे हैं, जिनके मार्केट कैप 2,000-3,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। ड्रेजिंग कॉर्प भी उसी कैटेगरी वाला शेयर है। हालांकि ये पिछले 6 महीने में ठीक ठाक अप्रिशिएशन आया था शेयर प्राइस में, लेकिन ये नंबर कमजोर आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर।
राय निश्चित तौर पर अंशुल जी आप ही देंगे। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन क्या करना चाहिए शेयर में? तो देखिए, माइक्रो कैप स्टॉक है, 2800 करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आते हैं तो बड़ी तेज मूव आती है, और ब्रेकआउट फेल होते हैं तो उतनी ही तेजी से लॉन्ग लिक्विडेशन आता है। स्टॉक में ब्रेकआउट बना था 61 हफ्ते का कप एनुअल पैटर्न का 1055 पे, अब उस ब्रेकआउट को फेल कर रहा है। हालांकि 50 डे मूविंग एवरेज 990 पे खड़ा है, और इस पूरे ब्रेकआउट का जो स्टॉप लॉस है वो 923 है। तो 990 923 मेजर सपोर्ट जोन है, मोस्ट लाइकली होल्ड नहीं होगी क्योंकि लिक्विडेशन बहुत तेजी से आ रहा है। अगर है तो इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए। एग्जिट नहीं करना चाह रहे हैं तो 990 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस जरूर ले लें। छोटा मार्केट कैप है, लॉन्ग लिक्विडेशन अगर स्टार्ट होती है बहुत तेज गिरावट आती है, तो 990 के नीचे अगर क्लोज करता है तब तो बिल्कुल किसी कीमत पे लॉन्ग नहीं रहना है। ठीक है, ड्रेजिंग कॉर्प को लेकर ये व्यू। आय में भी हमने कमी देखी है, 324 करोड़ रुपए से घटकर 275 करोड़ रुपए के आसपास, तो 50 करोड़ रुपए के आसपास की गिरावट आय में भी है, और शेयर ये 10% नीचे। लेकिन एक और शेयर लेकर आइए, कल ज्यादा फोकस में था और हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी थी IDBI बैंक को लेकर, उसके विनिवेश को लेकर एक पॉजिटिव खबर आई थी और शेयर चला था। लेकिन आज देखिए, आज शुरुआत भी ठीक ठाक की थी, लेकिन पिछले 15-20 मिनटों में शेयर अचानक से नीचे आया है ये, और कल जहां से शेयर चला था लगभग उसी भाव पर आपको इस वक्त नजर आएगा। भाव है 102 रुपए 50 पैसे के आसपास का। 6% की शार्प सेलिंग पूरा दिन भर आज बिताए हैं IDBI बैंक ने हरे निशान में, और शुरुआत तो आज सुबह अच्छी की थी, 3% के आसपास के गेंस भी थे। गिरावट आज 114 रुपए के भाव से गिरते गिरते 102 रुपए का शेयर ये रह गया। राय आपकी जिगर जी IDBI बैंक को लेकर, मतलब काफी ज्यादा वोलेटाइल है और न्यूज आती है तो एक्शन दिखता है, फिर वो चीजें फिजल आउट हो जाती हैं। IDBI बैंक में अगर हम डेली चार्ट देखें तो अगेन जो सेलिंग हमने देखी है एग्जैक्टली मंथली पीवट जोन से ही देखी है, करीबन 114 115। बट ओवरऑल जो ओवरली चार्ट है, ओवरली चार्ट में ये फॉल से पहले जो तेजी आई थी उससे भी ठीक पहले अगर हम देखें तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, फिर ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम्स था, और फॉल भी अभी वॉल्यूम्स के साथ है। बट ओवरऑल हमें आज के दिन ये देखना है कि अगर क्लोजिंग जो है वो 102 के ऊपर आती है, यानी वीकली पीवट्स हो गए 102, तो हमें नेक्स्ट 1-2 दिनों में वापस से रिकवरी इसमें देखने को मिल सकती है। तो एज लॉन्ग एज आज के दिन के लिए 102 के ऊपर सस्टेन होता है तो 99 का स्टॉप लॉस लेके फिर से हम 109 110 का टारगेट लेके चल सकते हैं IDBI बैंक। ठीक है, IDBI बैंक को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का। और बाजार में अब तक किस तरह का कारोबार हुआ है, क्योंकि 3 दिनों की लगातार तेजी पर आज ब्रेक लगा, और रेंज भी कोई बहुत ज्यादा आज उठापटक हुई नहीं है, सीमित रही है। तो जरा समझते हैं कि आज का मोमेंटम किस तरह का रहा है मार्केट का, और वॉल्यूम वाइज या फिर प्राइस वाइज एक्शन कहां पर ज्यादा दिखा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला जुड़ गए हैं। आनंद, बताइए क्या एक्शन रहा आज का? जी हाँ अभिषेक, अभी तक के बाजार की तरफ अगर देखें तो आज बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी करीब निफ्टी में 150 अंकों की गिरावट दिख रही है, वहीं निफ्टी बैंक में भी 250 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और जो सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है वो है मेटल का। इसके पहले इसमें लगातार 3 दिन तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन आज मेटल का पूरा पैक ही गिरावट पर कारोबार करता नजर आ रहा है। आप वेदांता को देखेंगे, हिंद जिंक, मोइल, इन तीनों शेयरों में 3 से 5% की आज गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें तो EIH का शेयर देखेंगे तो 4 से 5% ऊपर कारोबार कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दिव्यानी इंटरनेशनल के शेयर की तरफ देखेंगे तो 7 से 8% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है, और औसत से करीब 11 गुना ज़्यादा जो है वॉल्यूम दिव्यानी इंटरनेशनल के भी शेयर में देखने को मिल रहा है। हेक्सावेयर की तरफ देखें तो 7 से 8% की गिरावट पर कारोबार कर रहा है शेयर, और औसत से 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है।
कई सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें एलेम्बिक फार्मा की, तो मुनाफे में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है एलेम्बिक फार्मा के, लेकिन जो आय है वो 1693 करोड़ से बढ़कर अब 1876 करोड़ पर पहुंच गया है सालाना आधार पर। वहीं एबिडा की तरफ देखेंगे तो 260 करोड़ से बढ़कर अब 293 करोड़ पर पहुंच गया है। एबिडा मार्जिन में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर आज 1.5 से 2% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। इसके अलावा यथार्थ हॉस्पिटल के नतीजों की बात करें तो मुनाफा जो है 30 करोड़ से बढ़कर 45 करोड़ पहुंच गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ आय की बात करें तो 219 करोड़ से बढ़कर 320 यानी कि 100 करोड़ की बढ़ोतरी आय में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिली है। एबिडा की तरफ देखें तो 55 करोड़ से अब बढ़कर 75 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जिसके चलते शेयर 4 से 5% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। खबरों की तरफ देखें तो एनएचपीसी पर एक खबर आई थी, जहां पर एनएचपीसी में ब्लॉक डील हुई थी और ये जो ब्लॉक डील हुई थी वो 11.2 लाख शेयरों की हुई थी, जिसके चलते आज एनएचपीसी भी 1.5 से 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो ट्रेंड पर बर्नस्टीन की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। इन्होंने आउट परफॉर्म की राय जो है वो दी थी और उसे अब बरकरार रखी है। लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य 5,000 रुपये का दिया है। हमने देखा था कि कंपनी के नतीजे आए थे और जो आय है उसमें करीब 16% की बढ़त देखने को मिली थी। साथ ही साथ हम मुनाफे की तरफ देखेंगे तो मुनाफा भी 37% बढ़ा था, जिसके चलते शेयर आज करीब 2 से 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो ये सारे बड़े काउंटर्स थे जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आनंद, ये सारे के सारे अपडेट देने के लिए। इस बीच एक और छोटी कंपनी धानुका एग्रीटेक के नंबर आ गए हैं और ये शेयर लगातार 6 महीने से फॉलिंग चैनल में है और आज हम देख रहे हैं कि नंबर और ज़्यादा इसकी गिरावट को बढ़ा रहे हैं। मार्जिन करीब 17% से घट के 14.5% के नीचे चली गई है। प्रॉफिट के फ्रंट पर भी हम हिट देख रहे हैं, मुनाफा 55 करोड़ से घटकर 40 करोड़ रुपए का आया है। तो धानुका एग्रीटेक लगातार पिटाई हो रही है इसकी, इस पर जरा राय ले लेते हैं। जिगर पटेल जी, आप जरा राय दीजिए, धानुका एग्रीटेक जिनके पास हो उनको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और स्टॉप लॉस क्या रखें इसमें? अब से सबसे पहले तो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है कंटिन्यूअसली लोअर लो वाला है, काफी वीक है स्ट्रक्चर और मेजर सपोर्ट और यानी स्टॉप लॉस जो मान के चलेंगे वो है करीबन 1025 का। 1025 के नीचे अगर क्लोज होता है तो पेन ज्यादा हो सकता है, करीबन 950 900 तक के लेवल्स का। तो ये एक स्टॉप लॉस मान के चले और मोटा मोटी अगर कोई भी बाउंस मिलता है तो उसमें एग्जिट करने की सोचे, बाय तो डेफिनेटली नहीं करना है। ठीक है, बाइंग नहीं करना है। 1025 के नीचे जाए तो बिल्कुल आप इससे किनारा कर लीजिए, दिल लगा के रखने का मतलब नहीं है। अच्छी कंपनीज में जहां पर रनिंग अच्छी आ रही हो वहां पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन एक अगर हम दमदार कंपनी की बात करें तो आज नजर रहेगी दिग्गज भारती एयरटेल के नतीजों पर। क्या उम्मीदें हैं जरा ये समझ लेते हैं और आपकी प्लानिंग भी हम करा देंगे, अपने एक्सपर्ट से समझ लेंगे शेयर को। नतीजों से पहले हमारे साथ रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं नतीजों का अनुमान लेकर। रविंदर, क्या उम्मीदें हैं भारती एयरटेल से, कैसे आएंगे नंबर इसके? जी बिल्कुल, यहाँ पर भारती एयरटेल अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट अनाउंस करने वाली है और इस क्वार्टर में स्ट्रीट जो है इनलाइन सेट ऑफ नंबर एस्टिमेट कर रहा है। यहाँ पर रेवेन्यू जो है 2.6% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है सिक्वेंशियल बेसिस से। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट में इस क्वार्टर में जो अच्छा खासा 5.5% का यहाँ पे ग्रोथ जो है एस्टिमेट किया जा रहा है सिक्वेंशियल बेसिस से। वहीं अगर बात करें एबिटा और एबिटा मार्जिन्स की तो एबिटा और एबिटा मार्जिन्स जो है थोड़ा सा फ्लैट देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में। वहीं सभी सेगमेंट में स्टडी मोमेंटम से Q3 FY26 जो है थोड़ी अच्छे रहने की एक्सपेक्टेशन है। वहीं जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो 255 से जो Q2 FY26 में जो 255 था वो बढ़कर 258 पर देखने को मिल सकती क्वार्टर बेसिस है। वहीं और इसके पीछे आरपू का ग्रोथ और सब्सक्राइबर एडिशन मेनली जो है 2G से 4G और 5G माइग्रेशन और पोस्टपेड कस्टमर के बढ़ने की वजह से जो आरपू थोड़ा यहाँ पे इस क्वार्टर में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। और इंडिया का वायरलेस सब्सक्राइबर बेस आगे भी इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन है। वहीं अगर बात करें की मॉनिटरेबल थिंग्स की तो यहाँ पर कंपनी का सब्सक्राइबर और आरपू मैट्रिक्स क्या रहता है और मोबाइल ब्रॉडबैंड बेस भी कैसा रहता है कंपनी का, ये देखने लायक रहेगा। वहीं अगर बात करें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, यहाँ पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहती है कैपेक्स को रिलेटेड, टैरिफ को रिलेटेड और कंपटीशन को रिलेटेड। सो ओवरऑल इस क्वार्टर में भारती एयरटेल के जो नंबर है वो इनलाइन जो है स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया। तो मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर आ सकता है और एबिडा करीब 0.2% बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि शेयर हम देख रहे हैं कि थोड़ी कमजोरी के साथ नतीजों से पहले आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा।
हालांकि जैसा कि रविंदर कह रहे थे कि आरपू पर इसके नजर रहेगी, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो कि Q2 के एंड तक कंपनी ने जो रिपोर्ट की थी वो था 256 रुपए का। देखते हैं कि कैसे नंबर निकल के आते हैं। कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि आरपू को बढ़ाकर 300 रुपए के ऊपर ले जाया जाए, और इस दौड़ में सबसे पीछे है वोडाफोन आइडिया, जिसके कि अभी आरपू 200 रुपए भी नहीं पहुंचे हैं। भारतीय एयरटेल को लेकर राय ले लेते हैं। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। भारतीय एयरटेल से शुरुआत कर लेते हैं, इस पर जरा राय दीजिए, उसके बाद आपके हम ट्रेड्स भी जानेंगे सर। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा गुड आफ्टरनून जी। भारतीय एयरटेल का जो स्ट्रक्चर है अभी थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है 2050 2060 के आसपास। 2 दिनों पहले इस यहाँ पर बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ था, और अभी भी प्राइजेस के नीचे ही सस्टेन कर रहे हैं। एक सपोर्ट है 1960 का, जहां पर उसके 200 DMA लेवल्स दिखाई देते हैं। तो अगर वहां पे इसको होल्ड कर पाता है तब एक पुल बैक मूव आने की उम्मीद रहेगी। अदरवाइज अगर ये 1960 के नीचे फिसलता है तो मुझे लगता है गिरावट बढ़ सकती है, और वो जो गिरावट है मुझे लगता है कि उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 1900 तक दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये 2050 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है तब तक इसको अवॉइड करना चाहिए और रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। तो जिस तरीके से उसके रिजल्ट में जैसे भी रुझान आएंगे उस हिसाब से फिर यहाँ पे ट्रेड के मौके तलाशने चाहिए। ठीक है, रिजल्ट का वेट कर लेना चाहिए भारतीय एयरटेल का। कोई भी फ्रेश ट्रेड इस पर बनाने से पहले इस बीच अभी थोड़ी देर पहले देखिए छोटी छोटी कंपनीज की तो झड़ी लग गई है, और हमारी टिकर टीम पूरे फुल एक्शन में है कि जो भी नतीजे आ रहे हैं फटाफट आपके सामने स्क्रीन पर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटा सा ही व्यू सही लेकिन व्यू जरूर लिया जाए जिसके पास भी पोजीशन हो उन शेयरों में। अभी एफडीसी के नंबर आपके स्क्रीन पर थे, नंबर थोड़े से कमजोर नजर आ रहे थे एफडीसी के। एफडीसी वही कंपनी है जो इलेक्ट्रॉल बनाती है, और हमने देखा कि जुलाई के बाद से शेयर लगातार गिर रहा था। 500 रुपए से गिरते गिरते 450 रुपए के आसपास के प्राइसेस हो गए थे, और इस बीच पॉली मेडिक्योर के नंबर आ गए हैं। इसमें आय बढ़ी है 424 करोड़ रुपए से बढ़कर 494 करोड़ रुपए, तो 70 करोड़ रुपए की आय में बढ़ोतरी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर Q3 में, और मुनाफा 85 करोड़ से घटकर 71 करोड़ रुपए। तो आय बढ़ी है लेकिन मुनाफे पर प्रेशर आए हैं, इसी के चलते शेयर आपको दिखेगा ये लाल निशान में। लक्ष्मीकांत जी, इनमें से अगर किसी पर राय आपको देनी है तो आप दे सकते हैं, और साथ में अपने जरा स्टॉक्स भी शेयर कीजिए, क्या खरीदना है। देखिए, अगर एफडीसी की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो स्टॉक है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में ही मूव कर रहा है। तो अनटिल अनलेस कोई मेजर ब्रेक थ्रू 400 405 के ऊपर नहीं मिलता है तब तक इसको अवॉइड करने की सलाह रहेगी। और अगर जो इसका जो स्विंग लो है जो कि अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 370 के आसपास, अगर उसके नीचे फिसलता है तो फर्दर हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। अभी मैं अपने ट्रेड के बारे में बात करूंगा तो एक बाय साइड का ट्रेड है और एक सेल साइड का ट्रेड है। बाय साइड में हमने मैक्स हेल्थ को चुना है। यहाँ पर एक वी शेप काइंड ऑफ रिकवरी हमें लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। पिछले 4 सेशन से लोअर लेवल से हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और एमएससीडी में बुलिश क्रॉस ओवर है, आरएसआई ऑलरेडी ऊपर की तरफ बढ़त बनाते हुए देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट्स पर। तो इसको बाय करने की सलाह रहेगी 1035 1040 के आसपास। अगर मिलता है तो बाय करें। और मुझे लगता है कि यहाँ से हमें फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। जो हमारा टारगेट है वो फिलहाल अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है 1100 का, और स्टॉप लॉस हमें रखना है 1005 का। तो जब तक ये 1005 के ऊपर रहता है तब तक हम इसमें अपना बाय ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 1100 का टारगेट का वेट कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो सेल साइड का रहेगा, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसको हमें फ्यूचर में सेल करना है। स्टॉक कई बार अपने 200 डे एसएमए को रिटेस्ट कर चुका है, बट उसके ऊपर उसके बाद कोई भी फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। आज के सत्र में यही हुआ एग्जैक्टली। इसने अपने जो 200 डीएमए को रिटेस्ट किया, फिर वहीं से फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल ये डेली के चार्ट्स पे शूटिंग स्टार पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि बेरिश कैंडल है। मुझे लगता है कि यहाँ से फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बाय करते समय में स्टॉप लॉस रखना है 2440 का, और जो निचले साइड के जो टारगेट आ रहे हैं वो हमारे हैं 2280 के। ठीक है, 2280 रुपए का टारगेट होगा एचयूएल के लिए। इतनी दिग्गज कंपनी, इसने तो पैसे बना के दिए ही नहीं अगर हम पिछले साल भर में देखेंगे, और चूंकि अर्निंग का सपोर्ट नहीं आया
तो वैल्यूएशन भी थोड़े सस्ते हो नहीं पाए। लेकिन ये दो शेयर हैं, एक बाय का एक सेल का। एक्चुअल में आप सेल करके पैसे बनाए, ठीक है, नहीं चल रहा है शेयर छोड़ दीजिए, आप इसको शॉर्ट कीजिए, उससे पैसे बन जाएंगे। इस बीच थॉमस कुक के नंबर आपके स्क्रीन पर आ गए हैं, एक और छोटी कंपनी। तो ये छोटी कंपनी क्या चुन रखा था क्या कि नहीं 3 बजेंगे उसके बाद हम अपने नतीजे जारी करने शुरू कर देंगे। आय 2061 करोड़ से बढ़कर 2146 करोड़ रुपए पर पहुंची है थॉमस कुक की, और मुनाफा घटा है 47 करोड़ रुपए से घटकर 45 करोड़ रुपए थॉमस कुक का। मार्जिन वगैरह पर नजर डालेंगे, लेकिन शेयर ये टूट गया है 4%। तो रिसेंटली ये जितने भी नंबर आए हैं पिछले 15 मिनट में, सारी की सारी छोटी कंपनीज के नंबर आए हैं, और ज्यादातर जो नंबर आए हैं थोड़े से कमजोर ही आए हैं। थॉमस कुक पर व्यू तो लेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद सृष्टि और विकास इस चर्चा को बढ़ाएंगे आगे, और कुछ एक्साइटिंग ट्रेड्स हम समझने की कोशिश करेंगे, आपने जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। देखिए कुछ ही मिनट रह गए हैं बाजार बंद होने में, और जल्दी से समझ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के BTST या फिर STBT आइडियाज कौन से हैं। जिगर, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए आपके कौन से ट्रेड्स हैं? जो ट्रेड्स है उसमें सबसे पहला तो ICICI लोम्बार्ड है। अवरली चार्ट पे काफी अच्छा फॉर्मेशन हुआ है, और अभी आज के दिन में जो देखे तो वीकली पीवट्स के ऊपर ब्रेकआउट भी दिखा है। साथ में मैकडी में अबव जीरो लाइन क्रॉस ओवर है बुलिश वाला, साथ में DMIs में भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर है यहाँ पर। तो ये मान के चले कि 1-2 दिन तक इसमें ये तेजी बनी रहेगी, तो बाय करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल से 1865 तक मिले तो भी बाय करना है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 1830 के नीचे रहेगा, और मोटा मोटी ऊपर में 1950-1960 के टारगेट्स लेके चलेंगे। चलिए, ICICI लोम्बार्ड ये फिलहाल पसंद आ रहा है जिगर को, इस पे ध्यान जरूर रखेंगे। पर लक्ष्मीकांत जी, अब आपसे समझेंगे आपके कौन से STBT या फिर BTST आइडियाज? जी, BTST के लिए REC लिमिटेड पर हमें नजर रखनी चाहिए। काफी लंबे समय बाद ये स्टॉक अपने 200 DMA के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक माइनर रेजिस्टेंस है 386 387 का, बट अगर उसके ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर में अच्छे खासे अपसाइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल से भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, तो हमें 375 के स्टॉप लॉस के साथ REC लिमिटेड को बाय करके चलना है, और अपसाइड के टारगेट हमें यहाँ पर अभी फिलहाल 400 तक के दिखाई दे रहे हैं। ऑल राइट, तो 400 तक के टारगेट्स जो हैं फिलहाल दिखाई दे रहे हैं REC में। और जी हाँ, जिस दिन से ये मर्जर की न्यूज़ आई है PFC और REC की, उसके बाद दोनों ही काउंटर्स अच्छी तरीके से बस करते हुए दिख रहे हैं। पर अंशुल जी, अब आपके कौन से ट्रेड्स रहेंगे, बताइए। देखिए, पहले एक अपडेट रहेगा। अनुपम रसायन शो के स्टार्ट में हमने 1295 में डिस्कस किया था, 1315 का हाई बना है। चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, चाहे तो एक दिन कैरी कर लें, 1350 तक जा सकता है। दूसरा, थोड़ा सा सेफर बेट प्ले करूंगा, टाटा स्टील 197.50 चल रहा है। यहाँ पे टाटा स्टील में BTST करना चाहिए। 195 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा, और छोटा ही टारगेट दूंगा 201 रुपए का। दूसरा BTST रहेगा बिरला सॉफ्ट। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है रेक्टेंगल पैटर्न का, 458.50 चल रहा है। यहाँ पे BTST करना चाहिए। 450 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और 470 रुपए का टारगेट रहेगा। तो इन दो स्टॉक्स में BTST करके जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये 2 स्टॉक्स आपको मिल गए, बिरला सॉफ्ट और टाटा स्टील। यहाँ पे आपको BTST और STBT के आइडियाज़ तमाम गेस्ट की तरफ से मिल गए। चलिए, एक रिजल्ट अभी बीच बीच आया VRL लॉजिस्टिक का। मुनाफा जो है वो 59 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़, आय भी है जो 825 से 827 करोड़ के आसपास हुई है। मार्जिन में भी हल्का कोई 40 बेसिस पॉइंट के आसपास का सुधार देखने को मिला है, और शेयर जो है हालांकि रिएक्ट नहीं कर रहा है। 2% की गिरावट आ गई है शेयर में इस वक्त। एक राय ले लेते हैं लक्ष्मीकांत जी से। लक्ष्मीकांत जी, VRL पर क्या राय आपकी बनती है? नतीजे अभी अभी आए हैं। BRL लॉजिस्टिक में हमें एक अपसाइड के मूव देखने को मिले हैं, बट पिछले 2 सेशन से एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी मुझे पॉजिटिव साइड का लग रहा है, क्योंकि स्टॉक अभी भी अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेजर ब्रेक थ्रू इमीडिएट स्विंग हाई के ऊपर आ सकता है 285 के ऊपर। अगर 285 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है, और उस वक्त जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 278 के आसपास, अगर हमें 285 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो। और वहां से फिर जो अपसाइड के टारगेट है वो हमें दिखाई दे रहे हैं 298 300 तक के।
बिल्कुल 298 300 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं। बस आपको एक लेवल का ध्यान रखना है जो लक्ष्मीकांत जी ने नोट कराया आपको। चलिए एक शेयर है एसबीआई, पीएसयू बैंकों का लीडर। आज जो है वो पीएसयू बैंकों में जो तेजी दिख रही है, बहुत ज़्यादा तेजी तो नहीं है, हालांकि इस कमज़ोर बाजार में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा तेजी नहीं, बट एसबीआई में आधे % की तेजी है। स्ट्रॉन्ग एक तरह से कहें कि होल्ड किया है इसने अपने आप को, गिरावट नहीं आ रही है इसके अंदर। एसबीआई पर एक राय लेते हैं क्योंकि पीएसयू बैंकों की तेजी को लीड कर रही है। जिगर आपसे एक राय लेना चाहेंगे एसबीआई के ऊपर, क्या यहाँ पर एसबीआई के अंदर एंट्री का मौका है? मजबूत बनाए हुए है, होल्ड कर रहा है अपने लेवल्स को? अगर एसबीआई का हम डेली चार्ट देखें तो जो कंटिन्यूअसली हायर राइज का फॉर्मेशन था वही मेंटेन है, और रिसेंट जो बड़ा फॉल आया था 3-4 दिन पहले वो भी रिकवर होके हम ऊपर की तरफ दिख रहा है। और की एवरेजेस की बात करें तो 50 दिन और 20 दिन के ऊपर ही सपोर्ट लेके बार बार हमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल रहा है, तो इसमें बाइंग करने की ही सलाह रहेगी। दूसरा रीजन ये है कि जो डीएमआईज और एडीएक्स, ऐसी डीएमआईज अभी 32 के वहां है, पॉजिटिव डोमिनेंट हो रहे हैं, और एडीएक्स 38 के वहां पे ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी जो अपसाइड का मोमेंटम है वो बरकरार है, तो बाय करने की सलाह रहेगी। मोटा मोटी ऊपर में 1100 के ऊपर तक के लेवल्स हम देख सकते हैं एसबीआई में। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1040 के नीचे। ठीक है, 1040 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए एसबीआई के शेयर में। अपनी हाइस के आसपास ही एसबीआई टिकने की कोशिश कर रहा है। आज आधे % के गेन्स हैं, लेकिन कल सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, और बैंकिंग के अलावा हम देखेंगे कि ऑटो हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये शेयर भी थोड़ा विशेष हमारा फोकस उन पर बना रहेगा। और उसकी वजह यह है कि आरबीआई की कल पॉलिसी आएगी, मौद्रिक नीति। जी हाँ, और पिछले साल फरवरी से लेकर अब तक, फरवरी आ गया है और 1.25% दरें घटा चुका आरबीआई। इस पॉलिसी को लेकर क्या उम्मीदें हैं? पॉलिसी में फोकस कहां पर रहेगा? दरें घटने की उम्मीद तो नहीं रही है, लेकिन किन स्टेटमेंट्स पर नजर रहेगी, ये तमाम चीज समझते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मिताली जैन जुड़ गई हैं। मिताली, बताइए क्या उम्मीदें हैं पॉलिसी में, और आरबीआई गवर्नर से हम क्या सुनना चाहेंगे? जी, तो कल एमपीसी मीटिंग के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, रॉयटर्स के पोल के मुताबिक 80% इकोनॉमिस्ट ये बता रहे हैं कि कोई भी इस बार दरें कटने की उम्मीद नहीं है, जबकि 15% बोल रहे हैं कि शायद 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली जो स्टांस आ रहा है वो यही है कि यहाँ पे आप इस बार कोई भी रेट कट नहीं देखेंगे इस एमपीसी मीट में, क्योंकि आरबीआई का कहना है कि ऑलरेडी 125 बेसिस पॉइंट्स की जो कटौती हमने फरवरी 2025 से देखी, वो अभी तक ट्रांसमिशन का इफेक्ट जारी है, और उसके लिए वेट एंड वॉच मोड पे रहना चाहते हैं। साथ ही नई कटौती को लेकर आरबीआई थोड़ा और इंतजार करेगा, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्राइवेट केपेक्स अभी भी सॉफ्टर साइड पे है। साथ ही रुपए पर दबाव की वजह से थोड़ा और ज़्यादा दरों में कटौती की उम्मीद यहाँ पे नहीं है, और जो लिक्विडिटी यहाँ पे बूस्ट करी है आरबीआई ने, उसके कारण भी थोड़ा टाइटर कंडीशंस देखने को मिल रही है। महंगाई के लिए जो एस्टिमेट्स है FY26 के लिए महंगाई का आंकड़ा 2.1% के आसपास देखने को मिल सकता है। FY27 के लिए इन्फ्लेशन 4% पे देखने को मिल सकता है। जीडीपी ग्रोथ के फिगर्स की अगर मैं बात करूं तो FY26 के लिए 7.4% और FY27 के लिए 6.7% की जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे एस्टिमेट की जा रही है। पिछले ग्रोथ ट्रेंड्स अगर आप देखें तो कॉन्स्टेंटली हमारी जीडीपी अच्छी देखने को मिली है, कॉन्स्टेंटली वहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही ये भी एक बड़ा विषय है कि FIIs का जो कैपिटल आउटफ्लो हुआ है इंडियन मार्केट से $4 बिलियन के आसपास, वहाँ पे भी वीकर सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, और मोस्टली जो रुपये में दबाव है उसके कारण आरबीआई का वेट एंड वॉच मोड इस बार एमपीसी मीट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो रेट के फ्रंट पर देखेंगे तो स्टेटस को रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, और फोकस रहेगा आरबीआई का लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर, और यही एक्सपर्ट उम्मीद करके चल रहे हैं। चलिए बाजार पर लौटते हैं। मिताली, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी अपडेट्स देने के लिए। तो कल बहुत ही क्रूशियल डे है, और कुछ और इवेंट्स है आरबीआई की पॉलिसी के अलावा। एक तो ये होगा कि देखिए कल शुक्रवार का दिन है, और कल मस्कट ओमान में अमेरिका और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में बैठक होने जा रही है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से अमेरिका चिढ़ा हुआ है। क्या सहमति बनती है, क्या चीज़ें शांति की तरफ बढ़ेंगी, उस पर दुनिया भर के बाजार अपनी नज़र बना के रखेंगे। लेकिन आज देखिए निफ्टी करीब करीब 140 अंक नीचे, निफ्टी बैंक की गिरावट करीब 190 अंकों की, और पिछले 1.5 घंटे से कोई ज़्यादा परिवर्तन हमने देखा नहीं है। निफ्टी बैंक ने पूरी तरह से 60,000 के लेवल को होल्ड करके रखा हुआ है। कुछ और स्टॉक्स के बारे में जरा चर्चा करते हैं। अच्छा, एक स्टॉक जहां मोमेंटम हम ठीक ठाक देख रहे हैं वो है डीमार्ट का। राय आपसे चाहिए होगी लक्ष्मीकांत जी, डीमार्ट को लेकर जरा बताइए। 3.17 से चल रहा है ये,
₹3,950 के आसपास के प्राइसेस हैं। क्या करना चाहिए इसमें? नजरिया तो पॉजिटिव ही है। ट्यूसडे के क्लोजिंग शो में हमने रिकमेंड भी किया था और वहां पर हमने इसके जो टारगेट बताए थे वो 4050 के आसपास तक के बताए थे। तो 100 रुपीज के तो जो अपसाइड का जो मूव है यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि 100 रुपीज के मूव के लिए और थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ऑलरेडी स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक अभी फिलहाल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी भी यहाँ पर मुझे लगता है कि अपसाइड के मूव बरकरार रह सकते हैं। तो 4050 पर अगर आता है तो वहां पर एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है 100 डीएमए लेवल्स का। तो वहां पर हमें एक बार प्रॉफिट बुक करके डीमार्ट में चलना चाहिए। ठीक है, एवरेज सुपरमार्ट्स को लेकर ये व्यू हो गया। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और आज नतीजों के लिहाज से काफ़ी बिजी डे रहा और हमारी टीम ने फटाफट आपके लिए सारे के सारे नतीजे स्क्रीन पर दिए। लेकिन 3 सत्र की जो तेज़ी चल रही थी बाजार में, आज उस पर लगी है ब्रेक और आज मेटल शेयर कमज़ोर रहे, प्राइवेट बैंक कमज़ोर रहे। इसके अलावा हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स शुरुआत में तो थोड़े से गेंस आए थे कल की भारी पिटाई के बाद, लेकिन आखिर मतलब सेकेंड हाफ में आईटी स्टॉक्स तभी दम आज के सत्र में हमने निकलते हुए देखा। और अगर हम बड़े शेयरों की बात करें तो रिलायंस ने भी बाजार पर आज दबाव बनाने का काम किया। 1% के आसपास का फॉल रहा, 1440 रुपए के आसपास के प्राइसेस हमने रिलायंस के देखे। और अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 950 रुपए के आसपास के भाव एचडीएफसी बैंक के, 0.5% के आसपास की गिरावट हमने इसमें देखी है। तो ये कुछ बड़े शेयरों की का हाल रहा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज 4 शेयर इनफैक्ट 1% से ज्यादा के गेंस जहां पर रहे। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, मैक्स हेल्थ और ट्रेंट के नंबर अच्छे आए थे। ट्रेंट चला है 3% और ये निफ्टी का रहा है टॉप गेनर। लेकिन जहां पर गिरावट रही, आज हमने देखा कि डिफेंस शेयर, मेटल शेयर में आज कमजोरी हमने देखी। हिंडाल्को टूटा है, बीएल के शेयर में गिरावट हमने देखी है। इसके अलावा वेदांता हो गया, एचएएल, ये तमाम शेयर 4 से 5% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। 2 इंडेक्स आप देखिए, पीएसयू बैंक और हेल्थ केयर, ये सिर्फ आज हरे निशान में बंद हुए। अदरवाइज बाजार की जो तस्वीर रही है वो रही है लाल। पीवी फिनटेक वायदा का टॉप गेनर, शुरुआत में तो थोड़ा सा नरम था, लेकिन जैसे ही खबर आई कि इन्होंने अपनी जो बैठक होने वाली थी QIP के जरिए फंड रेज को लेकर, उसको टाल दिया है। तो उसके बाद हमने देखा कि शेयर में लोअर लेवल से रिकवरी आ गई है। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। कुछ और शेयर जो चले, कमिंस के गाइडेंस अच्छे थे, 4.5% ये चला है। नायका को लेकर हमारे एक्सपर्ट लगातार बुलिश हैं और नायका में आज हमने अच्छी पोजीशन फिर से बनती हुई देखी। जुबिलेंट फूड एक और आज का टॉप परफॉर्मर था, लेकिन ट्यूब इन्वेस्टमेंट आज 10% टूटा और वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला ये शेयर रहा। कुल मिला के एक वीक सेशन, अगला दिन काफी क्रूशियल, आरबीआई की पॉलिसी आएगी, उस पर हमारी नजर रहने वाली है। देखते हैं कि आरबीआई गवर्नर क्या बोलते हैं पॉलिसी में और क्या कोई सरप्राइज देते हैं। हालांकि उसकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है। लेकिन 1000 शेयर आज चढ़े हैं, लेकिन 1900 से ज्यादा शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। और इंडिया विक्स 1% की नरमी के साथ 12 के आसपास आ गया है। आज फिर से हम देखेंगे एफआईज के जो आंकड़े होंगे ना शाम को, वो बड़े क्रूशियल होंगे। कल छोटी सी बाइंग आई थी, क्या बाइंग सस्टेन होती है, इस पर हमारी नजर रहने वाली है। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अंशुल जी, जिगर पटेल जी, लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने रिकमेंडेशन हमसे साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल सृष्टि को, विकास को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे अब आपकी हम कल की तैयारी। आपने जाएगा नहीं। नमस्कार।